सिस्टम की लापरवाही और वारदात के बाद जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय करने की बजाय पूरे मामले की ही लीपापोती करने की एक और स्टोरी का एनालिसिस आपको दिखाते हैं। बिहार की राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत मामले ने भी हर स्तर पर बिहार के सिस्टम के फेलियर को उजागर कर दिया है। सवालों के घेरे में सबसे पहले हॉस्टल के मालिक तो हैं ही, साथ ही पटना के दो अस्पताल की भी भूमिका संदिग्ध है। और इन सब से ऊपर पटना पुलिस के निचले स्तर के अधिकारी यानी थाना प्रभारी से लेकर एसएसपी तक सवालों के कटघरे में हैं, क्योंकि सबने लापरवाही की पराकाष्ठा पार कर दी है। ऐसी लापरवाही जिससे न सिर्फ एक होनहार लड़की की जान चली गई, बल्कि उसकी मौत के बाद पुलिस या तंत्र ने जिस तरह से अपना काम किया वो पूरे बिहार के सिस्टम को शर्मसार कर गया है। किस तरीके से अब भले ही एसआईटी जांच चल रही है, एफएसएल की टीम भी हॉस्टल जाकर पूरी पड़ताल कर चुकी है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि नीट की छात्रा की मौत का असल सच बाहर आ पाएगा? क्योंकि जांच की यह सारी प्रक्रिया वारदात के लगभग हफ्ते भर बाद हो रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जिस अफसर के अधीन एफएसएल की टीम आती है ना, उस सीआईडी के एडीजी पारसनाथ भी ये मानते हैं कि जांच देरी से शुरू हुई है। देखिए, मेरी टीम गई थी और उन्होंने जो पीओ है उसको पूरी तरह से देखा, समझा। जो किसी भी विषय, कोई भी वस्तु जिसके बारे में यह समझ में आया कि हाँ इसमें कोई एविडेंस मिल सकता था, उसे कलेक्ट किया और उसको ला करके पूरी टीम जांच कर रही है। इवन जांच के लिए कल संडे में भी एफएसएल खुला हुआ था। लेकिन सर, घटना के कई दिनों के बाद जाने से क्या रिपोर्ट प्रॉपर वे मिल पाता है? क्या परेशानी होती है? देखिए, इसमें अलग अलग चीजें हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ में निसंदेह क्षरण होता है, उनमें डिके होता है, लेकिन सभी चीजों में ऐसा नहीं होता है। तो सीआईडी के एडीजी क्या इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि देरी से जांच शुरू हुई करने वाली जो उनकी टीम है इस मामले में पूरे साक्ष्य जुटा पाई होगी जिससे उस बेटी को इंसाफ मिल पाए? इसका पुख्ता जवाब खुद सीआईडी के एडीजी के पास भी नहीं होगा। इधर इस मामले में एसआईटी ने भी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक रविवार की रात इस घटना से जुड़े 2 लोगों को एसआईटी ने गिरफ्तार कर दिया है। लेकिन किसकी गिरफ्तारी हुई है? इस मामले में उसकी क्या भूमिका थी? पुलिस इसका खुलासा ही नहीं कर रही है। अब सब कुछ हो रहा है जब एक होनहार बेटी इस दुनिया में नहीं रही, जबकि अस्पतालों से लेकर पुलिस प्रशासन तक के पास यह मौका था कि वो ना सिर्फ नीट की उस छात्रा को बचा सकते थे, बल्कि उसके साथ असल में क्या हुआ था इस पर भी आसानी से पर्दा हटाया जा सकता था। मगर ऐसा नहीं हुआ। आपको पहले इस पूरी कहानी की टाइमलाइन बताते हैं, फिर इस मामले के एक एक जिम्मेदारों की पूरी लापरवाही गिनाएंगे। तारीख 5 जनवरी 2026। जहानाबाद के अपने गांव से 17 साल की एक लड़की पटना के मुन्ना चौक स्थित इस शंभू हॉस्टल से वापस लौट रही थी। तारीख 6 जनवरी 2026, जगह शंभू हॉस्टल, चित्रगुप्त नगर, पटना। सुबह में जब वो छात्रा न नाश्ते के लिए और न फिर खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली तो हॉस्टल में कौतूहल मच गया। कुछ देर बाद हॉस्टल कर्मियों ने बिना पुलिस को कोई सूचना दिए दरवाजा तोड़ दिया और फिर छात्रा को पास के एक निजी क्लिनिक ले गए। प्राइवेट क्लिनिक में करीब आधे घंटे तक छात्रा को रखा गया। इसके बाद हॉस्टल कर्मी छात्रा को लेकर उसी दिन शाम 7:30 बजे
पटना के ही प्रभात मेमोरियल अस्पताल पहुंचे। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने छात्रा को एडमिट किया और मामले की जानकारी कदम कुआं थाना को दी, लेकिन पुलिस वहां नहीं पहुंची। इसके बाद 7 जनवरी को जब छात्रा के परिजनों को इसकी जानकारी दी गई, परिजन भी अस्पताल पहुंचे। परिजनों की माने तो छात्रा अपनी मां को देखते ही फफक फफक कर रोने लगी। मां ने पूछा कि कुछ गलत हुआ है, तो उसने हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद गार्ड ने सभी परिजनों को बाहर निकाल दिया। 8 जनवरी को भी पीड़िता का प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा। 9 जनवरी को चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंची। तब तक पीड़िता कोमा में चली गई थी। पुलिस ने परिजनों का बयान लिया। परिजनों ने पुलिस से अपनी बेटी के साथ रेप की बात कही। 10 जनवरी को परिजनों ने पीड़िता को प्रभात मेडिकल हॉस्पिटल से निकालकर मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 5 दिनों तक तमाम कठिनाइयों के बाद जिंदा रहने वाली नीट की ये छात्रा 11 जनवरी की रात आखिरकार हिम्मत हार जाती है, दम तोड़ देती है। यहां तक भी पुलिस किसी तरह के एक्शन में नहीं दिखाई देती। पीड़िता के परिजनों का बयान लेने के बाद पुलिस किसी तरह भरोसेमंद तफ्तीश शुरू नहीं करती, लेकिन जैसे ही 12 जनवरी को परिजनों ने शव को पटना के कारगिल चौक पर रखकर प्रदर्शन किया, पुलिस एक्शन में आ गई। मगर ये एक्शन पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने वालों पर लाठी चार्ज के तौर पर किया गया। मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने छात्रा का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई और जब 13 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मीडिया के सामने आई तो सबको उसने हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस रिपोर्ट में छात्रा के साथ यौन शोषण की पुष्टि हुई थी। कई तथ्य सामने आए, मगर इस दौरान एएसपी सदर अभिनव कुमार से लेकर खुद पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ये कहते रहे कि छात्रा के साथ यौन शोषण नहीं, बल्कि उसने तो सुसाइड किया है। तर्क यहाँ तक दिया गया कि छात्रा डिप्रेशन में थी, उसके कमरे में नींद की गोलियां मिली। 9 जनवरी को चित्रगुप्त नगर थाने में एक सूचना मिली थी कि एक बच्ची जो 18 साल की है वो हॉस्पिटल में कोमा में है और उसके परिजन उसके साथ मारपीट और सेक्सुअल असॉल्ट का शिकायत दर्ज की है। उनकी शिकायत पे विधिवत जो है एक एफआईआर संख्या 14/26 चित्रगुप्त नगर थाना में दर्ज की गई है। अब तक के जांच से जो सामने आया है, डॉक्टर का कहना है कि उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया गया है। बच्ची के रूम से हम लोगों को नींद की ढेर सारी गोलियां बरामद हुई है। मेडिकल हिस्ट्री देखने से डॉक्टरों का कहना है कि उनके द्वारा बल्क मात्रा में नींद की गोली जो है वो खा करके आत्महत्या की कोशिश की थी। जो डॉक्टर का रिपोर्ट है, जो डॉक्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज की बात नहीं आई। मृतका है उनका जो फोन हम लोग को मिला था, फोन में बताया, जब हम लोगों ने सर्च हिस्ट्री देखा तो सर्च हिस्ट्री से ये लिखता है कि वो कुछ दिन पहले से सर्च कर रही थी कि नींद की दवाई से सुसाइड से संबंधित वो सर्च कर रही थी। उसमें साइनाइड वगैरह का भी इसमें ज़रा सर्च किया गया था। इसके अतिरिक्त जब उनका इलाज चल रहा था तो उनके यूरिन टेस्ट भी कराया गया था। यूरिन टेस्ट में भी नींद की दवा का होने की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त जो अन्य मामले हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग सीसीटीवी फुटेज था, वो सब का भी अवलोकन किए। तो अभी तक में इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक जो आरोप लगाया जा रहा था कि सेक्सुअल असॉल्ट का, उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों की स्क्रिप्ट के मुताबिक पहले थाना प्रभारी रोशनी कुमारी ने एक कहानी कड़ी थी कि छात्रा ने सुसाइड किया है। फिर उसी कहानी को एएसपी, एसपी और खुद एसएसपी भी आगे बढ़ाते रहे, जबकि पीड़िता का परिवार चीख चीख कर कह रहा था कि उसकी बेटी के साथ अनहोनी हुई है। मगर पुलिस ने इस पर यकीन नहीं किया और सुसाइड की थ्योरी को पढ़ते रहे। अस्पताल से लेकर पटना पुलिस के तमाम आला अफसर यहीं तक सवालों के घेरे में नहीं है। अस्पताल ने जो रिपोर्ट दी है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल भी मैच ही नहीं करती। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में हुए सीटी स्कैन की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें छात्रा की हेड इंजरी यानी सिर में चोट का जिक्र है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेड इंजरी का जिक्र नहीं है। इसी तरह अस्पताल की रिपोर्ट में छात्रा के इंटरनल पार्ट में जख्म का जिक्र नहीं है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई जगह जख्म की बात कही गई है। यानी अस्पताल की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जमीन आसमान का अंतर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो
यहां तक कहती है, जो डिटेल है उसमें वो यहां तक कहती है कि छात्रा की गर्दन के दाहिने हिस्से में नाखूनों के खरोंच के निशान हैं। गर्दन पर सूखी खून की जमी हुई पपड़ी मिली है। घावों का आकार लगभग 0.5 सेंटीमीटर से 1.25 सेंटीमीटर था। कंधे, बाएं हाथ, बाईं जांग, घुटने और छाती पर भी निशान मिले हैं। सबसे हैरानी की बात यह कि छात्रा के प्राइवेट पार्ट पर चोट के स्पष्ट निशान मिले हैं। साथ ही प्राइवेट पार्ट के खून का जमाव भी मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जबरन शारीरिक संबंध के संकेत मिले हैं। यही बात पीड़िता के जो परिजन हैं वो शुरू से कह रहे थे। ऐसे में हॉस्टल संचालक से लेकर अस्पताल और पटना पुलिस तक कई गंभीर सवाल उन पर खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि जब लड़की ने काफी देर तक कमरा नहीं खोला तो हॉस्टल कर्मियों ने बिना पुलिस को जानकारी दिए उसके कमरे का दरवाजा क्यों तोड़ा? अस्पताल ने कहा कि उसने 6 जनवरी को पीड़िता के एडमिट होने के बाद ही कदम कुआं थाने को मेमो भेज दिया था। उनके पास रिसीविंग भी है। अब सवाल यह कि पुलिस उसी वक्त अस्पताल पहुंचकर पीड़िता का बयान उसने क्यों नहीं दर्ज किया? पीड़िता ने जब अपनी मां से अपने साथ गलत होने की बात कही तो इसके बाद परिजनों को अस्पताल से बाहर क्यों निकाल दिया गया? सवाल यह कि अस्पताल में पीड़िता 6 जनवरी को भर्ती हुई, मेमो रिपोर्ट 9 जनवरी को क्यों मिली? पुलिस अफसरों ने प्राइवेट अस्पताल की रिपोर्ट को ही कैसे सही मान लिया? बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए पुलिस अफसरों ने सुसाइड का दावा कैसे कर लिया? और सबसे अहम सवाल यह कि यौन उत्पीड़न की बात किसके दबाव में अस्पताल और पुलिस अफसरों ने छिपाई? इन तमाम सवालों की गुत्थी अनसुलझी है, जो कि अभी बाकी है। जिस छात्रा की मौत हुई थी वो छात्रा इसी हॉस्टल में रहती थी जिसका नाम है शंभू गर्ल्स हॉस्टल। इस क्षेत्र को अगर हम देखें तो ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है। आसपास ना कोई कॉलेज है और ना ही कोई वैसा इंस्टीट्यूशन कि यहाँ पे ये हॉस्टल बनाया गया। बताया जा रहा है कि जो ये बिल्डिंग है वो भी अवैध तरीके से यहाँ पे बनाई गई है। कोई नगर निगम का नक्शा इसका पास नहीं है और इसके जो लैंडलॉर्ड हैं जिनका नाम मनीष रंजन है वो भी उनका जो इतिहास रहा है वो विवादों से भरा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से कचरे का अंबार है। बगल में गर्ल्स हॉस्टल के बगल में दारू की बोतल, आप देखिए कि यहाँ पे शराब की जो बोतलें हैं वो यहाँ कचरा की जब सफाई हो रही थी तो काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पे शराब की बोतलें यहाँ से मिली थी। और उसके बाद से अंदर की हम बात करें तो ये पूरी बिल्डिंग आप देख लीजिए कि ना तो इस पर कोई बोर्ड है गर्ल्स हॉस्टल का और ना ही जो सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं उसकी हम बात करें। देखिए यहाँ ये 5 मंजिला बना हुआ है। 3 फ्लोर इसमें जहाँ गर्ल्स हॉस्टल था वहीं 4थे फ्लोर पर कैंटीन था और 5वें फ्लोर पर जो लैंडलॉर्ड हैं मनीष रंजन वो अपने परिवार के साथ यहाँ पे रहते थे। कल भी जब न्यूज़ 24 की टीम यहाँ पहुँची थी वो उनका परिवार यहीं था। हालांकि मनीष रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन फिर भी परिवार यहाँ था। आज यहाँ पे बाहर से लॉक किया गया, पूरा खाली कराया गया है। सीसीटीवी यहाँ पे लगाए गए थे। जब हम इस हॉस्टल के अंदर गए थे तो सीसीटीवी मिले थे, लेकिन हैरत की बात है कि डीवीआर को गायब कर दिया गया था जिसे एसआईटी ने बड़ी मुश्किल से बरामद किया है। तो फिलहाल जो कहेंगे सच कहेंगे। आज के एडिशन में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाजत दीजिए, नमस्कार। छोड़ जाते हैं आपको सुपर 30 के साथ।